Hello friends, in today's video we are here to learn about the rapid revision of gynecology. So without wasting any time, let us start. तो सबसे पहले यहाँ पे हम देखेंगे ओवरव्यू ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल। देखिए जो मेंस्ट्रुअल साइकिल की अगर हम बात करें तो इसका जो नॉर्मल या फिर एवरेज ड्यूरेशन होता है वो आपका होता है कितना, यहाँ पे 28 डेज़ का। देन आफ्टर हम बात करें और इसके अगर हम नॉर्मल रेंज की बात करें तो यहाँ पे आपका कितना हो जाएगा, ये नियर अबाउट आपका होता है 21 से 35 डेज़ के आसपास, ये इसका जो है नॉर्मल रेंज होता है। ठीक है, उसके बाद हम बात करेंगे यहाँ पे फेजेस ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल की। तो यहाँ पे देखिए 4 फेज़ होते हैं। पहला जो फेज है उसको हम बोलते हैं मेंस्ट्रुअल फेज, जो कि 1 से 5 दिन के आसपास का होता है। देन आफ्टर आपका आता है फॉलिकुलर फेज, जिसमें हमारे जो फॉलिकल्स हैं वो मैच्योर होते हैं। ठीक है, उसमें जो डेज़ की अगर हम बात करें तो उसको हम बोलते हैं यहाँ पे 1 से 13 दिन। ठीक है, ओवुलेशन जो होता है वो एग्जैक्ट जो है वो 40th डे पे होता है। और ल्यूटियल फेज की अगर हम बात करें तो यहाँ पे 15 से 28 दिन का जो पीरियड होता है उसको हम क्या बोलते हैं, ल्यूटियल फेज। अगर मान लीजिए कि यहाँ पे जो नॉर्मल साइकिल है, अगर मान लीजिए ये 21 डेज़, अगर आपका मेंस्ट्रुएशन जो है 21 डेज़ के पहले आ जा रहा है तो इस कंडीशन को हम बोलते हैं यहाँ पे पॉलीमेनोरिया। यहाँ पे क्या बोलेंगे, पॉलीमेनोरिया। लेकिन यहीं अगर यहाँ पे 35 डेज़ के बाद आता है तो उसको हम क्या बोलते हैं, यहाँ पे ओलिगोमेनोरिया। ठीक है, तो आप समझ गएंगे कि नॉर्मल ड्यूरेशन कितनी होती है, 28 डेज़, और ये वेरी कर सकता है कितना, यहाँ पे 21 से 35। अगर 35 के बाद आता है तो ओलिगो बोलते हैं, 21 के पहले अगर आता है तो उसको हम बोलते हैं पॉली। ठीक है, यहाँ पे देखिए आप साइकिल समझ सकते हैं, तो यहाँ पे 1 से 5 दिन के आसपास इसको हम क्या बोलते हैं, यहाँ पे मेंस्ट्रुअल क्या बोलते हैं, मेंस्ट्रुअल फेज बोलते हैं। ठीक है, और उसके बाद आपका आता है फॉलिकुलर फेज। देन आफ्टर ओवुलेशन होता है आपका यहाँ पे कौन से, यहाँ पे 40th डे पे। देन आफ्टर इसके बाद आपका स्टार्ट होता है यहाँ से ल्यूटियल फेज, जो कि यहाँ पे 16 से यहाँ पे 28 डेज़ का हो सकता है। उसके बाद हम बात करें एक एक फेज को डिटेल में, तो यहाँ पे मेंस्ट्रुअल फेज की अगर हम बात करें तो मेंस्ट्रुअल फेज जो है ना, डे 1 टू डे 5 जो है इसको हम बोलते हैं यहाँ पे मेंस्ट्रुअल फेज। इसको कौन ट्रिगर करता है, तो ये ट्रिगर होता है यहाँ पे ड्रॉप इन एस्ट्रोजन। जब हमारे एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन का जो है यहाँ पे क्या हो जाएगा, ड्रॉप डाउन हो जाता है, उसके वजह से क्या हो जाएगा, यहाँ पे मेंस्ट्रुअल फेज जो है वो स्टार्ट हो जाएगा। देखिए यहाँ पे ऐसा होता है ना कि जैसे क्या होता है कि जो हमारा मेंस्ट्रुअल साइकिल होता है, यहाँ पे जो हमारी मेंस्ट्रुअल साइकिल होती है, सबसे पहले इसमें क्या हो जाता है, इसमें क्या होता है, जो हमारा हाइपोथैलेमस होता है, हाइपोथैलेमस ये क्या करता है, सिक्रीट करता है यहाँ पे GN, यहाँ पे RH। और GnRH जो होता है ये एक्ट करता है किस पे, हमारे यहाँ पे जो हमारी एंटीरियर पिट्यूटरी है वहाँ पे एक्ट करता है। ठीक है, और एंटीरियर पिट्यूटरी क्या है, वो आपका सिक्रीट करती है यहाँ पे FSH, यहाँ पे फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन को वो सिक्रेट करती है। और हमारा जो यहाँ पे ये FSH है, ये जो हमारी ओवरी होती है उसमें होती है आपकी यहाँ पे ओवेरियन ग्रैन्युलोसा सेल। तो ये किस पे एक्ट करेगा, हमारे ओवेरियन ग्रैन्युलोसा सेल पे। तो ओवेरियन ग्रैन्युलोसा सेल पे जब ये एक्ट करेगा तो ये क्या प्रोड्यूस करेगा, हमारा यहाँ पे एस्ट्रोजन का प्रोडक्शन होगा। ठीक है, जो कि हेल्प करता है किसमें, यहाँ पे प्रोलिफरेशन में। ठीक है, उसके बाद क्या हो जाएगा कि जब अगर एस्ट्रोजन का लेवल जो है ग्रेटर देन 150 टू यहाँ पे 200 पिकोग्राम हो जाएगा। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, आपको ये एक तरह का यहाँ पे पॉजिटिव फीडबैक देता है, किसको, LH को क्या देगा, एक तरह का पॉजिटिव फीडबैक। उसके वजह से क्या हो जाएगा, यहाँ पे LH एंड FSH जो है वो सिक्रीट हो गया, कहाँ से, हमारे ये पिट्यूटरी ग्लैंड से। ठीक है, उसके बाद देखिए यहाँ पे जो 40th डे होता है वहाँ पे क्या हो जाएगा, आपका LH सर्ज होता है, और इसके वजह से क्या हो जाएगा, आपका यहाँ पे ओवुलेशन हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद देखिए यहाँ पे क्या होता है कि आपका अभी आगे पढ़ेंगे, लेकिन मैं यहाँ पे बता दे रहा हूँ आपको। ठीक है, तो यहाँ पे जो आपका यहाँ पे प्रोजेस्टेरोन जो होता है ना, वो कौन सिक्रेट करता है, यहाँ पे हो जाएगा आपका कॉर्पस ल्यूटियम। जो आपका कॉर्पस ल्यूटियम है वो क्या सिक्रेट करेगा, यहाँ पे प्रोजेस्टेरोन। यहाँ पे जो प्रोजेस्टेरोन होता है वो जो हमारी यूट्रस की लाइनिंग है, ये जो हमारी यूट्रस की लाइनिंग है इसको क्या करता है, ये सिक्रेटरी बनाता है, इसको क्या करेगा, यहाँ पे सिक्रेटरी बनाएगा। उसके बाद देखिए हम कि जब प्रोजेस्टेरोन का लेवल, यहाँ पे जो आपका प्रोजेस्टेरोन का लेवल होता है वो अगर यहाँ पे 3 यहाँ पे Ng/ml से ज़्यादा हो जाएगा तो ये क्या करेगा, यहाँ पे निगेटिव फीडबैक देगा। ठीक है, कहाँ पे, टू LH को क्या देगा, यहाँ पे निगेटिव फीडबैक देगा। उसकी वजह से क्या हो जाएगा, जो हमारा LH है वो डिक्रीज हो जाएगा। जब LH डिक्रीज हो जाएगा तो उसकी वजह से क्या हो जाएगा, जो हमारा कॉर्पस ल्यूटियम है वो क्या होने लगेगा, डिजेनरेट होने लगेगा। अब कॉर्पस ल्यूटियम क्या बना रहा था, हमारा प्रोजेस्टेरोन, तो जाहिर सी बात है कॉर्पस ल्यूटियम डिजेनरेट हो तो हमारा प्रोजेस्टेरोन भी क्या करेगा, यहाँ पे डिक्लाइन हो जाएगा। उसकी वजह से क्या हो जाएगा, यहाँ पे एंडोमेट्रियल की शेडिंग। तो ये था आपका कंप्लीट प्रोसेस ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल। तो चलिए थोड़ा सा यहाँ पे डिटेल में देखते हैं। देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे शेडिंग ऑफ यहाँ पे फंक्शनल लेयर ऑफ एंडोमेट्रियम। देखिए यहाँ पे जो आपकी ये एंडोमेट्रियम लेयर है ये क्या हो जाएगी, शेडिंग हो जाएगी। क्यों शेडिंग हो रही है, क्योंकि जो हमारा कॉर्पस ल्यूटियम है वो डिजेनरेट कर रहा है। क्यों डिजेनरेट कर रहा है, क्योंकि जो
हमारा LH था, यहाँ पे जो प्रोजेस्टेरॉन का लेवल ग्रेटर देन यहाँ पे 3 नैनोग्राम पर ml हो गया, उसकी वजह से क्या आ जाएगा, ये यहाँ पे निगेटिव फीडबैक सेंड करेगा, उसकी वजह से LH का प्रोडक्शन डिक्रीज होगा। जब LH का प्रोडक्शन डिक्रीज होगा तो कॉर्पस ल्यूटियम डिजेनरेट होगा। कॉर्पस ल्यूटियम क्या बनाता था, प्रोजेस्टेरॉन। अब प्रोजेस्टेरॉन की जब सिक्रीशन को डिक्रीज करेंगे तो एंडोमेट्रियल शेडिंग हो जाएगी, क्योंकि ये जो एंडोमेट्रियल शेडिंग मतलब जो यहाँ पे प्रोलिफरेशन होता है वो प्रोजेस्टेरॉन की वजह से होता है, प्रोजेस्टेरॉन ही नहीं है तो जाहिर सी बात है आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पे एंडोमेट्रियल शेडिंग हो जाएगी, ठीक है। और एवरेज ब्लड लॉस की अगर हम बात करें तो यहाँ पे 30 to 50 ml जो है वो ब्लड लॉस होता है। यहाँ पे हार्मोन जो कि रिस्पॉन्सिबल होते हैं यहाँ पे शेडिंग के लिए, तो यहाँ पे आपका एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन कौन बनाता है, इनिशियल स्टेज में आपका यहाँ पे कॉर्पस ल्यूटियम बनाता है। उसके बाद यहाँ पे आपका 10th वीक के नियर अबाउट, उसके बाद जो है आपका यहाँ पे जो प्लेसेंटा होता है वो आपका प्रोजेस्टेरॉन और बाकी जो सारे काम है वो करता है। उसके बाद बात करें यहाँ पे जो फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन है, ये राइज करेगा टू स्टिमुलेट यहाँ पे फॉलिकल ग्रोथ। देखिए फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन क्या करता है, जो फॉलिकल्स होते हैं उनके ग्रोथ में ये हेल्प करता है। उसके बाद हम बात करेंगे यहाँ पे सेकंड फेज, जिसको बोलते हैं हम फॉलिकुलर फेज, जो कि 1 से 13 दिन तक चलती है। और ऑल्सो कॉल्ड, इसको हम बोलते हैं प्रोलिफरेटिव, इसमें प्रोलिफरेशन होता है और यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका एंडोमेट्रियल चेंजेस होते हैं, जो कि कंट्रोल कौन करता है, हमारा FSH, जो कि क्या है यहाँ पे फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन होता है, ठीक है। मेन इवेंट क्या क्या होते हैं, सबसे पहले क्या होगा, यहाँ पे जो आपका फॉलिकल है वो यहाँ पे फॉलिकल क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, ग्रो करेंगे, बट ओनली बिकम यहाँ पे डोमिनेंट, लेकिन जो सिर्फ एक होगा वही डोमिनेंट होगा, ठीक है। देखिए अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, जो आपका एस्ट्रोजन है वो इंक्रीज हो जाएगा। एस्ट्रोजन इंक्रीज होगा, ये क्या करेगा, स्टिमुलेट करेगा किसको, यहाँ पे एंडोमेट्रियल के प्रोलिफरेशन। जो हमारा एंडोमेट्रियम यहाँ पे होता है ना, ये हमारी एंडोमेट्रियम जो होती है इसको क्या करेगा, प्रोलिफरेट करेगा। मतलब जैसे क्या होता है, कभी कभी कोई नए गेस्ट आते तो उनके लिए रेड कारपेट बिछाया जाता, तो ऐसे यहाँ पे जो एंडोमेट्रियम होगा वो यहाँ पे मोर वैस्कुलर होगा, यहाँ पे रेड कारपेट की तरह बिछ जाएगा। उसको लगेगा कि यहाँ पे फर्टिलाइजेशन होगा, वहाँ पे उसके आगे का प्रोसेस होगा। लेकिन अगर फर्टिलाइजेशन होता है तो ही आगे का प्रोसेस होगा, अगर फर्टिलाइजेशन नहीं होगा तो यहाँ पे ये क्या हो जाएगा, शेडिंग हो जाएगी, क्योंकि प्रोजेस्टेरॉन जो है आपका डिक्रीज हो गया, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे देखेंगे हम, यहाँ पे सर्वाइकल म्यूकस जो है वो थिन हो जाएगा। देखिए हमारा जो सर्वाइकल म्यूकस है थिन और वाटरी हो जाएगा, क्यों हो जाएगा, ताकि ये फेवरेबल जो है वो इन्वायरमेंट प्रोवाइड कर सके, ताकि स्पर्म का मूवमेंट अंदर तक जा सके। उसके बाद क्या होगा, जो हमारा एस्ट्रोजन है ना वो क्या करेगा, यहाँ पे नेगेटिव फीडबैक देगा ऑन यहाँ पे FSH और यहाँ पे LH को इनिशियली। देन आफ्टर क्या हो जाएगा, यहाँ पे ओवुलेशन की बात करें तो यहाँ पे ये ट्रिगर्ड होगा किसके द्वारा, यहाँ पे LH सर्ज ड्यू टू यहाँ पे हाई एस्ट्रोजन। यहाँ पे हाई एस्ट्रोजन की वजह से जो है यहाँ पे क्या देखने को मिलेगा आपको, LH सर्ज, और ये क्या है, एक तरह का पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज्म जो है वो प्रोवाइड करता है। इस पर अगर हम मेन इवेंट की अगर हम बात करें तो सबसे पहले क्या होगा, यहाँ पे रिलीज ऑफ ओवन कहाँ से, जो हमारा ग्रेफियन फॉलिकल होता है वहाँ से जो सबसे मैच्योर फॉलिकल उसको बोलते हैं ग्रेफियन फॉलिकल, वो क्या करेगा, यहाँ पे रिलीज करेगा किसको, ओवम को। और ओवम जो है वो कैप्चर्ड बाय द फिम्बरी, यहाँ पे देखिए ये हमारी ओवरी होती है और यहीं पे एक तरह का ऐसे फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होता है जिसको हम फिम्बरी, और जैसे ही यहाँ से ओवा जो है निकलता है वो ये क्या करता है, इसको ग्रैस्प कर लेता है, ठीक है। तो ये क्या करेगा, यहाँ पे कैप्चर करेगा फिम्बरी विद ऑफ द फेलोपियन ट्यूब। ये देखिए हमारी जो फेलोपियन ट्यूब यहीं पे एक फिम्बरी होती है और ये क्या करेगा, जैसे ही ओवुलेशन होता है ओवा बाहर निकलता है, इसको क्या करता है, कैप्चर कर लेता है। देखिए यहीं पर क्या होता है, यहाँ पे मिड पेल्विक पेन भी होता है ड्यूरिंग ओवुलेशन। देखिए यहाँ पे एक थोड़ा सा रैप्चर होता है और इस रैप्चर की वजह से एक पेन होता है जिसको बोलते हैं मिटल स्मश पेन होता है, जो कि मिड साइकिल पेन होता है, ठीक है। और इस कंडीशन में क्या हो जाएगा, जो हमारा बेसल बॉडी टेम्परेचर है वो भी थोड़ा सा बढ़ जाता है ड्यू टू यहाँ पे प्रोजेस्टेरॉन की वजह से हमारा थोड़ा सा जो बेसल टेम्परेचर होता है, बॉडी का बेसल टेम्परेचर वो बढ़ जाता है। ल्यूटियल फेज की अगर हम बात करें तो ये लास्ट फेज होता है, जो कि 15 से 28 दिन के पीरियड में चलता है। देखिए इसको हम क्या बोलते हैं, यहाँ पे सेक्रेटरी फेज, क्योंकि इसमें जो एंडोमेट्रियम जो है वो चेंजेस होते हैं। यहाँ पे डोमिनेंट हार्मोन कौन सा होता है, यहाँ पे आपका प्रोजेस्टेरॉन होता है फ्रॉम द कॉर्पस ल्यूटियम। पहले ही मैंने आपको बताया था कि यहाँ पे जो आपका यहाँ पे कॉर्पस ल्यूटियम है ये क्या प्रोड्यूस करता है, प्रोजेस्टेरॉन, और ये प्रोजेस्टेरॉन क्या बनाता है, जो हमारी एंडोमेट्रियम की लाइनिंग है उसको क्या बनाता है, यहाँ पे सेक्रेटरी, इसी वजह से इसको हम सेक्रेटरी फेज भी बोलते हैं। मेन इवेंट की अगर हम बात करें तो यहाँ पे एंडोमेट्रियम जो है बिकम थिक, यहाँ पे एंडोमेट्रियम क्या हो जाएगा, थिक हो जाएगा, वैस्कुलर हो जाएगा, ग्लैंडुलर हो जाएगा फॉर इम्प्लांटेशन। अगर देखिए यहाँ पे फर्टिलाइजेशन हो जाती है तो यहाँ पे इम्प्लांटेशन जो है यहाँ पे फर्टिलाइजेशन के 6th डे पे होता है। अगर फर्टिलाइजेशन अगर देन HCG मेंटेन द कॉर्पस ल्यूटियम। देखिए अगर मान लीजिए यहाँ पे फर्टिलाइजेशन हो गई तो यहाँ पे एक हार्मोन निकलता है आपका HCG, और HCG का मेन काम क्या होता है कि यहाँ पे कॉर्पस ल्यूटियम को ये क्या करता है, मेंटेन करता है, ताकि कॉर्पस ल्यूटियम प्रॉपर अमाउंट में प्रोजेस्टेरॉन बना सके, ताकि जो आपकी एंडोमेट्रियम है वो थिक, वैस्कुलर और ग्लैंडुलर बनी रहे, किसके लिए, इम्प्लांटेशन के लिए, जो कि कब होता है, यहाँ पे 6th डे आफ्टर फर्टिलाइजेशन। लेकिन अगर मान लीजिए फर्टिलाइजेशन नहीं होता है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, जो हमारी कॉर्पस ल्यूटियम है
तो जो हमारी कार्पस ल्यूटियम है ये क्या करेगी, यहाँ पे डीजनरेट हो जाएगी, और उसके वजह से जब कार्पस ल्यूटियम डीजनरेट होगी तो हमारे प्रोजेस्टेरॉन का लेवल ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, वो कम हो जाएगा। ठीक है, और इसका एंड रिजल्ट क्या हो जाएगा, यहाँ पे मेंस्ट्रुएशन बिगिन अगेन, और इसकी वजह से जो है मेंस्ट्रुएशन बिगिन अगेन हो जाएगा। ठीक है, तो अभी तक हमने जो पढ़ा तो उसकी एक यहाँ पे हार्मोनल समरी देख लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे कुछ हार्मोन है और उसके कुछ यहाँ पे फंक्शन होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले हम बात करेंगे जीएनआरएच, जो कि निकलता है कहाँ से, हाइपोथैलेमस से। ठीक है, और ये क्या करेगा, यहाँ पे स्टिमुलेट करेगा यहाँ पे फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन और यहाँ पे ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन फ्रॉम द एंटीरियर पिट्यूटरी से। एफएसएच की अगर हम बात करें तो ये होता है आपका यहाँ पे स्टिमुलेट करता है यहाँ पे फॉलिकल ग्रोथ। यहाँ पे जो हमारी फॉलिकल होती हैं उनके ग्रोथ के लिए जो मेन हार्मोन रिस्पॉन्सिबल होता है वो हो जाएगा आपका एफएसएच। देन आफ्टर हम बात करेंगे यहाँ पे एलएच की, तो एलएच जो है ये ट्रिगर करता है किसको, ओवुलेशन। कब, यहाँ पे 40th डे पे, और यहाँ पे क्या करेगा, यहाँ पे कॉर्पस ल्यूटियम के फॉर्मेशन में भी हेल्प करता है। एस्ट्रोजन की अगर हम बात करें तो एस्ट्रोजन क्या करता है, ये प्रोलिफरेशन ऑफ इंडोमेट्रियम एंड यहाँ पे सेकेंडरी सबस्ट्रेट को क्या करता है, ये प्रोलिफरेट करता है। उसके बाद हम बात करें यहाँ पे आपका प्रोजेस्टेरॉन, तो यहाँ पे ये मेंटेन करता है किसको, यहाँ पे इंडोमेट्रियम को फॉर इम्प्लांटेशन, और यही प्रोजेस्टेरॉन क्या मेंटेन करता है किसको, हमारी प्रेगनेंसी को भी। ठीक है, उसके बाद हम बात करें कुछ यहाँ पे की क्लिनिकल पॉइंट्स की, तो यहाँ पे एमनोरिया की अगर बात करें तो यहाँ पे एब्सेंस ऑफ मेंस्ट्रुएशन को हम क्या बोलते हैं, यहाँ पे एमनोरिया, जिसमें जो है कब हो सकता है, या तो प्रेगनेंसी हो जाए तब नहीं हो सकता, यहाँ पे पीसीओएस के केस में, और यहाँ पे हाइपोथैलेमिक डिसफंक्शन के केस में आपको ये कंडीशन देखने को मिलेगी। डिसमेनोरिया की अगर हम बात करें तो ये क्या है, एक तरह का यहाँ पे पेनफुल मेंस्ट्रुएशन को हम क्या बोलते हैं, यहाँ पे देन आफ्टर हम बात करेंगे यहाँ पे मेनोरेजिया का मतलब होता है हैवी मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग को बोलते हैं यहाँ पे मेनोरेजिया। ओलिगोमेनोरिया की अगर हम बात करें तो यहाँ पे इनफ्रीक्वेंट अगर पीरियड है तो उसको हम बोलते हैं ओलिगोमेनोरिया। देन आफ्टर हम बात करें यहाँ पे ल्यूटियल फेज डिफेक्ट, ये क्या हो जाएगा, इनएडिक्वेट प्रोजेस्टेरॉन, जिसकी वजह से क्या हो जाएगा आपका यहाँ पे इनफर्टिलिटी की कंडीशन आपको देखने को मिलेगी। देन आफ्टर यहाँ पे क्या होता है, एलएच सर्ज डिटेक्शन। अगर आपको एलएच सर्ज का डिटेक्शन करना है तो इसके लिए एक किट आती है जिसको बोलते हैं यूटेराइन ओवुलेशन प्रिडिक्शन किट। ठीक है, इसमें क्या होता है कि जो कि यह मोस्ट कॉमन और यहाँ पे कॉन्वीनियंट मेथड होता है एलएच सर्ज के डिटेक्शन के लिए। यहाँ पे डिटेक्ट करता है किसको, सबसे पहले यहाँ पे ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन को, जो कि सर्ज होता है कहाँ पे, यूरिन में। यहाँ पे ये पॉजिटिव टेस्ट यहाँ पे ओवुलेशन लाइकली यहाँ पे विथिन यहाँ पे 24 to 36 आवर में यूज़ फॉर यहाँ पे टाइमिंग इंटरकोर्स और यहाँ पे असिस्टेड रिप्रोडक्शन। यहाँ पे देखिए मेंस्ट्रुअल साइकिल की अगर हम बात करें तो यहाँ पे देखिए ये आपका फॉलिकुलर फेज हो जाएगा, देन आफ्टर यहाँ पे आपका ल्यूटियल फेज हो जाएगा। देखिए तो यहाँ पे देखिए इनिशियल स्टेज में आपका यहाँ पे एफएसएच का लेवल बढ़ता है। ठीक है, उसके बाद इसका लेवल कब बढ़ेगा, यहाँ पे आपका यहाँ पे 40th डे पे बढ़ता है। उसके बाद बात करेंगे, देखिए यहाँ पे आपका ल्यूटिनाइजिंग जो है एलएच सर्ज होता है, यहाँ पे क्या हो, यहाँ पे 40th डे पे एलएच सर्ज होता है। इसके वजह से जो है आपको देखने को मिलेगा कि जो एलएच का लेवल है वो आपको 40th डे पे सबसे हाई देखने को मिलेगा, और ल्यूटियल फेज के मिड साइकिल में भी आपको प्रोजेस्टेरॉन का लेवल भी थोड़ा बहुत हाई देखने को मिलेगा। सबसे पहले देखिए यहाँ पे oocyte होता है, फिर ये कन्वर्ट होता है किसमें, यहाँ पे ग्रेफियन फॉलिकल में, फिर यहाँ पे जो है कॉर्पस ल्यूटियम, फिर इसके बाद जो है यहाँ पे डीजेनरेटेड कॉर्पस ल्यूटियम को बोलते हैं यहाँ पे कॉर्पस एल्बिकेंस। ठीक है, यहाँ पे देखिए 1 से 4 या 5 दिन जो है मेंस्ट्रुअल फेज होता है, उसके बाद आपका प्रोलिफरेटिव फेज आता है, देन आफ्टर आपका यहाँ पे सिक्रेटरी फेज होता है, यहाँ पे स्पाइरल एट्रेशिया का कंडीशन भी आपको देखने को मिलेगा। ओके, देन आफ्टर हम आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे बेसल बॉडी टेम्परेचर चार्टिंग की बात करें तो यहाँ पे जो आपका प्रोजेस्टेरॉन होता है इसके वजह से आपको यहाँ पे राइज देखने को मिलेगा। यहाँ पे बेसल बॉडी टेम्परेचर आफ्टर ओवुलेशन यहाँ पे 0.5 डिग्री फ़ारेनहाइट से यहाँ पे 0.3 डिग्री या फिर जो है सेल्सियस जो है दोनों में से कोई एक आपको देखने को मिलेगा। देन आफ्टर हम बात करेंगे टेक टेम्परेचर डेली एट द सेम डे ईच मॉर्निंग, आपको हर डे जो है टेम्परेचर लेना है मॉर्निंग में। ओवुलेशन जो है इंटरफियर आफ्टर टेम्परेचर राइज, यहाँ पे ओवुलेशन जो है इंटरफियर हो जाएगा आफ्टर जो है यहाँ पे टेम्परेचर है, जिसको बोलते हैं रेट्रोस्पेक्टिव मेथड। सीरम प्रोजेस्टेरॉन लेवल की अगर हम बात करें तो इसको मेजर किया जाता है कहाँ पे, यहाँ पे 21 डे ऑफ यहाँ पे 28 डे साइकिल। अगर मान लीजिए 28 डे की साइकिल है तो इसको कब में देखते हैं हम, 21 डेज़ में। इसका लेवल अगर यहाँ पे ग्रेटर देन यहाँ 3 नैनोग्राम पर ml है, जो कि इंडिकेट करता है किसको, ओवुलेशन को। यूज़फुल इन द यहाँ पे ल्यूटियल फेज डिफेक्ट, और इसको जो है बहुत ही यूज़फुल होता है किसमें, ल्यूटियल फेज के डिफेक्ट का पता लगाने में या फिर जो है इनफर्टिलिटी वर्कआउट करने में। ठीक है, उसके बाद ट्रांसवेजाइनल यहाँ पे अल्ट्रासाउंड की बात करें तो इसमें हम जो है फॉलिकुलर के मॉनिटरिंग को देखते हैं। ठीक है, ट्रैक करने के लिए सबसे पहले ग्रोथ एंड रैप्चर ऑफ यहाँ पे डोमिनेंट फॉलिकल देखते हैं। उसके बाद जो आपका ओवुलेशन कन्फर्म बाय यहाँ पे डिसअपीयरेंस ऑफ फॉलिकल, अगर फॉलिकल डिसअपीयरेंस हो गया है तो ये इंडिकेट करेगा किसको, यहाँ
पे ओवुलेशन को, और यहाँ पे फ्लूइड इन द पाउच ऑफ डगलस, और यहाँ पे पाउच ऑफ डगलस में आपको फ्लूइड भी देखने को मिलेगा। यूज्ड इन यहाँ पे फर्टिलिटी क्लिनिक, यहाँ पे IUV इंट्रायूट्राइन इनफर्टिलिटी वाले में, और फिर यहाँ पे IVF साइकिल में आपको देखने को मिल सकता है। देन आफ्टर हम बात करेंगे सर्वाइकल म्यूकस ऑब्जर्वेशन बिफोर ओवुलेशन। आपको यहाँ पे क्लियर, यहाँ पे स्ट्रेची, यहाँ पे एक वाइट म्यूकस देखने को मिलेगा। आफ्टर ओवुलेशन में ये आपका थिक हो जाएगा, स्टिकी म्यूकस आपको देखने को मिलेगा, जो कि नॉन फर्टाइल होता है। सिंपल नेचुरल मेथड फॉर, बट ये सब्जेक्टिव मेथड होता है। एंडोमेट्रियल बायोप्सी की बात करें तो यहाँ पे ये कन्फर्म सिक्रेटरी चेंज आफ्टर, यहाँ पे क्या हो जाएगा पोस्ट ओवुलेशन में। ये क्या है, यहाँ पे इन्वेसिव आउटडेटेड फॉर यहाँ पे ओवुलेशन टेक्निक, मतलब ये बहुत ही इन्वेसिव है या फिर जो है आउटडेटेड टेक्निक होती है। यहाँ पे रिजर्व फॉर यहाँ पे सर्टेन इनफर्टिलिटी इन्वेस्टिगेशन के लिए जो है इसको हम परफॉर्म करते हैं। देन आफ्टर हम बात करेंगे यहाँ पे एमनोरिया। एमनोरिया क्या है, यहाँ पे एमनोरिया का मतलब होता है एब्सेंस ऑफ मेंस्ट्रुएशन, ठीक है। इसमें क्या हो जाएगा, वुमेन ऑफ रिप्रोडक्टिव एज। देखिए, और यहाँ पे अगर हम बात करें यहाँ पे एमनोरिया की, तो यहाँ पे दो तरीके का, एक हो जाएगा आपका प्राइमरी और एक हो जाएगा आपका यहाँ, ठीक है। तो यहाँ पे प्राइमरी एमनोरिया और यहाँ पे सेकेंडरी। नॉर्मली देखिए, अगर हम बात करें नॉर्मल मेंस्ट्रुअल साइकिल की जो लेंथ होती है वो आपका 21 से 35 डेज होती है, ठीक है। ये नॉर्मल हो जाएगा। इसमें आपका एवरेज ब्लड लॉस जो होता है वो आपका यहाँ पे 50 से 80 ml के आसपास हम मान सकते हैं, ठीक है। और एवरेज साइकिल कितनी होती है यहाँ पे 28 डेज़ की। अगर मान लीजिए जो है कि नॉर्मल ड्यूरेशन ऑफ ब्लीडिंग, और ब्लीडिंग कितने दिन होती है यहाँ पे 2 से 7 दिन के आसपास जो है आपको ब्लीडिंग देखने को मिलेगी, ठीक है। देखिए, यहाँ पे अगर हम बात करें यहाँ पे प्राइमरी एमनोरिया की, इसमें कभी भी मेंस्ट्रुएशन हुआ ही नहीं है। गर्ल की एज 15 साल हो गई उसके वहाँ तक, ठीक है। विथ नॉर्मल सेकेंडरी सेक्सुअल, मतलब जो आपके नॉर्मल सेकेंडरी सेक्सुअल करेक्टर हैं वो आपके नॉर्मल है, लेकिन फिर भी जो है यहाँ पे मेंस्ट्रुएशन नहीं हुआ। या फिर आप बोल सकते हैं यहाँ पे नो मेंस्ट्रुएशन बाय द एज ऑफ 13 विथ नो सेकेंडरी सेक्सुअल करेक्टर, मतलब जो है एज 13 हो गई है लेकिन अभी भी उसको मेंसेस नहीं आए, लेकिन सेकेंडरी सेक्सुअल करेक्टर भी अभी भी जो है वो नहीं आए। सेकेंडरी एमनोरिया की अगर हम बात करें तो इसमें कैसेशन ऑफ मेंसेस यहाँ पे फॉर ग्रेटर देन यहाँ पे 6 मंथ, मतलब जो 6 महीने तक उसको मेंसेस आया ही नहीं। इन वुमेन की अगर हम बात करें हु प्रीवियसली हैव रेगुलर पीरियड, मतलब उसको प्रीवियसली जो है वो उसको क्या मेंसेस आते थे लेकिन 6 महीने से उसको मेंसेस नहीं आए हैं, उसके वजह से जो है इसको क्या बोलते हैं सेकेंडरी एमनोरिया। यहाँ पे 3 मंथ इफ़ सी हैड इरेगुलर साइकिल, और यहाँ पे 3 मंथ भी बोल सकते हैं अगर उसकी साइकिल जो है वो रेगुलर है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ओवुलेशन ये हो रहा है, ये आपकी सर्विक्स हो जाएगी, ये आपका फेलोपियन ट्यूब है, ये आपका यूट्रस है, ये ओवरी, ये वजाइना, ये आपका हाइमेन, और ये लेबिया माइजोरा, और ये हो जाएगा आपका वेस्ट। देन आफ्टर हम देखेंगे यहाँ पे फिजियोलॉजिकल कॉज। देखिए, फिजियोलॉजिकल कॉज जो है यहाँ पे प्रेगनेंसी हो सकती है, लैक्टेशन हो सकता है, मेनोपॉज हो सकता है, या फिर प्री प्यूबर्टल या फिर पोस्ट प्यूबर्टल स्टेट भी हो सकती है, जिसकी वजह से जो है यहाँ पे क्या हो जाएगा एमनोरिया का केस जनरेट हो सकता है। पैथोलॉजिकल कॉजेज़ की बात करें तो यहाँ पे हाइपोथैलेमिक कॉजेज़ भी हो सकता है, जैसे स्ट्रेस हो, एक्सरसाइज की वजह से, या फिर ईटिंग डिसऑर्डर जैसे यहाँ पे एनोरेक्सिया नर्वोसा, या फिर वेट लॉस की वजह से भी हो सकता है। यहाँ पे कालमैन सिंड्रोम होता है जिसमें क्या होता है GnRH की डिफिशियंसी, या फिर एनसोम्निया, मतलब जो है नींद ना आना, उसके वजह से भी ये कंडीशन हो सकती है। कुछ पिट्यूटरी कॉज भी हो सकते हैं जिसमें आपका यहाँ पे हाइपर प्रोलैक्टिनीमिया या फिर जो है प्रोलैक्टिनीमिया हो सकता है। यहाँ पे शिहान सिंड्रोम जिसमें क्या हो जाएगा आपको पोस्टमार्टम पिट्यूटरी नेक्रोसिस हो जाती है उसके कंडीशन में, या फिर एम्पटी सला सिंड्रोम, इस कंडीशन में भी आपको यहाँ पे एमनोरिया का केस देखने को मिल सकता है। कुछ ओवेरियन कॉजेज भी होते हैं, जैसे यहाँ पे PCOS पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम में आपको देखने को मिल सकता है यहाँ पे प्रीमेच्योर ओवेरियन इंसफिशिएंसी हो जाए लेस देन 40 ईयर। उसके बाद टर्नर सिंड्रोम के केस में आपको यहाँ पे रूडिमेंट्री ओवरीज देखने को मिलेगी, उसके वजह से भी देख सकता है, जिसमें आपका यहाँ पे कैरियोटाइपिंग जो है 45XO जो है दिखाता है। और या फिर जो है रेजिस्टेंस ओवरी सिंड्रोम हो, उसके वजह से भी यहाँ पे आपके कुछ यूट्राइन कॉजेज भी हो सकते हैं, जैसे यहाँ पे एशरमैन सिंड्रोम, इंट्रा यूट्राइन एडेशन, या फिर जो है यूजली पोस्ट यहाँ पे डिसेक्शन देखने को मिलेगा यहाँ पे। उसके बाद हम बात करें एंडोमेट्रियल ट्यूबरक्लोसिस हो जाए, उसके वजह से भी आपको ये देखने को मिल सकता है। आउटफ्लो ट्रैक्ट एबनॉर्मलिटीज़ जो है उसके वजह ये देखने को मिल सकता है, जैसे यहाँ पे इनपरफोरेट हाइमन भी, या फिर जो है ट्रांसवर्स वेजाइनल सेप्टम की वजह से, या फिर मुलेरियन इजेनेसिस की वजह से भी आपको ये देखने को मिल सकता है। देन आफ्टर यहाँ पे हम देखेंगे कुछ अप्रोच फॉर यहाँ पे एमनोरिया। सबसे पहले स्टेप वाइज इवेल्युएशन, सबसे पहले रूल आउट करेंगे प्रेगनेंसी, क्योंकि प्रेगनेंसी में भी आपको यहाँ पे मेंसेस नहीं आते, ठीक है, फर्स्ट ऑलवेज फर्स्ट। उसके बाद हिस्ट्री में आप उसका वेट लॉस, स्ट्रेस, एक्सरसाइज, गैलेक्टोरिया या फिर हॉट फ्लैशेस को भी जो है एग्जामिन करेंगे। फिक्चुअल एग्जामिनेशन में आपको सेकेंडरी सेक्सुअल करेक्टर देखेंगे कि वो डेवलपमेंट हुआ है नहीं, यहाँ पे जेनेटिल का एग्जामिनेशन करेंगे। लैब की अगर बात करें तो यहाँ पे HCG, TSH और प्रोलैक्टिन का लेवल देखेंगे, FSH, LH, और यहाँ पे एस्ट्राडायोल जो कि क्या है यहाँ पे एस्ट्रोजन का एक डेरिवेटिव
टिप्स होता है। इमेजिंग में आप देखेंगे यहाँ पे अल्ट्रासाउंड पेल्विस करेंगे, यूट्रस का, ओवरीज का एमआरआई ब्रेन करेंगे कि यहाँ पे देखेंगे कि कोई प्रोलैक्टीमिया का सस्पेक्शन तो नहीं है, ठीक है। उसके बाद हम बात करेंगे यहाँ पे प्रोजेस्ट्रॉन चैलेंज टेस्ट। इसमें क्या होता है, यहाँ पे गिव किया जाता है यहाँ पे मेड्रोक्सी प्रोजेस्ट्रॉन एसीटेट दिया जाता है फॉर यहाँ पे 5 to 10 डेज। देन आफ्टर हम देखेंगे यहाँ पे विथड्रॉल ब्लीडिंग, जिसमें आपका एस्ट्रोजन प्रेजेंट प्लस यहाँ पे आउटफ्लो ट्रैक यहाँ पे पेटेंट, नो ब्लॉकिंग, यहाँ पे ब्लीडिंग देखेंगे कि ब्लीडिंग हो रही कि नहीं, उसकी वजह से आप चेक करेंगे यहाँ पे एफएसएच को, एलएच नेक्स्ट। उसके बाद यहाँ पे ओवेरियन और यहाँ पे सेंट्रल कॉज भी देखते हैं। देन ट्रीटमेंट की बात करें तो यहाँ पे पीसीओएस, यहाँ पे वेट लॉस, यहाँ पे ओसीपी या फिर मेटफॉर्मिन आप दे सकते हैं। यहाँ पे हाइपर प्रोलैक्टीमिया के केस में यहाँ पे डोपामिन एगोनिस्ट, यहाँ पे ब्रोमोक्रिप्टिन और यहाँ पे कैवर्गोलिन आप दे सकते हैं। हाइपोथैलेमिक एमनोरिया है, देन लाइफ स्टाइल यहाँ पे मॉडिफिकेशन और यहाँ पे वेट गेन है। यहाँ पे एशरमैन सिंड्रोम है, देन आपको हिस्ट्रोस्कोपिक यहाँ पे एडिनोलिसिस करना पड़ेगा। टर्नर सिंड्रोम है तो यहाँ पे हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी आपको। देन आफ्टर हम देखेंगे यहाँ पे कुछ निमोनिक, यहाँ पे HOPU फॉर सेकेंडरी एमनोरिया कॉजेस। तो सबसे पहले क्या हो जाएगा, हाइपोथैलेमिक कॉज हो सकता है, ओवेरियन कॉज भी हो सकता है, पिट्यूटरी कॉज हो सकता है, या फिर जो है आपका यूट्राइन कॉजेस हो सकता है। देन आफ्टर हम बात करेंगे यहाँ पे PCOS का मतलब होता है पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम, जो कि क्या है यहाँ पे कॉमन इंडोमेट्रियल डिसऑर्डर होते हैं, ठीक है, इन द वुमेन ऑफ रिप्रोडक्टिव, मतलब जो वुमेन रिप्रोडक्टिव एज की है उनमें जो है ये मोस्ट कॉमनली होता है। इसमें क्या हो जाएगा, आपको यहाँ पे हार्मोनल का इम्बैलेंस देखने को मिलेगा और यहाँ पे क्रोनिक एन ओवुलेशन, उसके साथ साथ आपको यहाँ पे पॉलीसिस्टिक ओवरीज भी देखने को मिलेगी। अगर हम बात करें इसके यहाँ पे डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया, तो इसमें एक क्राइटेरिया जिसको बोलते हैं हम रोटेंडम क्राइटेरिया जो है वो आता है, जिसमें आपको यहाँ पे 3 में से 2 सिम्टम्स आपको कन्फर्मली जो है कन्फर्म मतलब जो है कन्फर्म करने के लिए पीसीओएस को जो है यहाँ पे कंपलसरी होते हैं। तो यहाँ पे ओलिगो ऑब्लिक एन ओवुलेशन, जिसको हम बोलते हैं यहाँ पे इरेगुलर और एब्सेंट पीरियड, यहाँ पे हाइपर एंड्रोजिनिज्म, इसमें क्या हो जाएगा, आपको क्लिनिकल या फिर बायोकेमिकल दोनों कंडीशन हो सकती है, जिसमें आपको हायरसुटिज्म देखने को मिलेगा, एकने, और यहाँ पे मेल पैटर्न ऑफ बाल्डनेस भी देखने को मिलेगा, पॉलीसिस्टिक ओवरीज भी देखने को मिलेगी अल्ट्रासाउंड पे, ठीक है। और यहाँ पे ग्रेटर देन यहाँ पे 12 फॉलिकल, डेट इज़ यहाँ पे जो 2 to 9 mm के आपको देखने को मिलेंगे, और ओवेरियन वॉल्यूम जो है वो ग्रेटर देन यहाँ पे 10 ml आपको देखने को मिलेगा। ये देखिए आपका यहाँ पे नॉर्मल ओवरीज है, और ये आपका यहाँ पे पॉलीसिस्टिक ओवरी, यहाँ पे देखिए आपको यहाँ पे ये क्या हो जाएंगे, सिस्ट बने हुए हैं, ठीक है। देखिए यहाँ पे क्लिनिकल फीचर्स की बात करें तो यहाँ पे आपको मेंस्ट्रुअल इरेगुलरिटीज़ देखने को मिलेगी, ओलिगो या फिर एमनोरिया। ओलिगो का मतलब हो जाएगा आपका यहाँ पे जो आपको मेंस्ट्रुअल जो पीरियड आ रहा है वो आपको यहाँ पे लेस देन यहाँ पे 21 डेज 45 डेज़ की बात करें तो हो जाए तो उसको हम बोलते हैं यहाँ पे ओलिगो, और अगर यहाँ पे मान लीजिए 21 के पहले ही आ गया तो उसको हम बोलते हैं पॉलीकंडीशन या फिर एमनोरिया, जिसमें एब्सेंस ऑफ मेंसेस होता है। हेयरसुटिज्म की बात करें तो यहाँ पे आपको एक्सेसिव हेयर ग्रोथ देखने को मिलेंगे, एक्ने, जो कि यहाँ पे मोस्ट कॉमनली कहाँ पे होती है, यहाँ पे ऑयली स्किन में, ओबेसिटी स्पेशली जो है सेंट्रल में, इनफर्टिलिटी, यहाँ पे जब एन ओवुलेशन होता है जाहिर सी बात है आपको फर्टिलिटी की कंडीशन देखने को मिलेगी। यहाँ पे एक्एंथोसिस नाइग्रिकेंस, यहाँ पे ये क्यों होता है, क्योंकि यहाँ पे आपको इंसुलिन रेजिस्टेंस जो है वो देखने को मिलेगा। हार्मोन प्रोफाइल इन पीसीओएस की बात करें तो यहाँ पे आपको एलएच का लेवल बढ़ा हुआ देखने को मिलेगा। एलएच और एफएसएच का रेशियो की बात करें तो यहाँ पे ग्रेटर देन 2:1 देखने को मिलेगा। यहाँ पे एंड्रोजन का लेवल भी बढ़ा हुआ, यूजली जो है आपका टेस्टोस्टेरोन, यहाँ पे डाईहाइड्रोटेस्टोस्टेरोन भी देखने को। यहाँ पे डिक्रीज आपको क्या देखने को मिलेगा, यहाँ पे सेक्स हार्मोन बाइंडिंग ग्लोबुलिन, और यहाँ पे इंसुलिन का लेवल भी आपको यहाँ पे बढ़ा हुआ मिलेगा, क्योंकि यहाँ पे इंसुलिन रेजिस्टेंस हो जाती है। उसके बाद हम बात करें यहाँ पे अल्ट्रासाउंड फाइंडिंग की, तो स्ट्रिंग ऑफ पर्ल अपीयरेंस, यहाँ पे स्ट्रिंग ऑफ यहाँ पे मोतियों की माला, ऐसे जो है आपको स्ट्रिंग ऑफ पर्ल अपीयरेंस जो है वो देखने को मिलेगा। और यहाँ पे मल्टीपल स्मॉल फॉलिकल ऑन द पेरिफेरी ऑफ इनलार्ज्ड ओवरी, मतलब जो है आपको जो मान लीजिए इनलार्ज ओवरी, तो यहाँ पे बगल में आपको ऐसे ऐसे क्या देखने को मिलेंगे, मल्टीपल स्मॉल फॉलिकल्स देखने को मिलेंगे। पैथोफिजियोलॉजी की अगर हम बात करें तो यहाँ ये हो जाएगा आपका इंसुलिन रेजिस्टेंस, उसकी वजह से आपका यहाँ पे इंसुलिन बढ़ा हुआ मिलेगा, और यहाँ पे ये क्या कर देगा, यहाँ पे स्टिमुलेट करेगा किसको, थीका सेल को, उसकी वजह से आपका यहाँ पे एंड्रोजन बढ़ जाएगा, एंड्रोजन का प्रोडक्शन, ठीक है। और यहाँ पे एन ओवुलेशन की अगर हम बात करें, देन आफ्टर हम देखेंगे यहाँ पे फॉलिकल डज नॉट मैच्योर, और उसकी वजह से क्या हो जाएगा, यहाँ पे सिस्ट का फॉर्मेशन हो जाएगा, और लो SHBG आपको देखने को मिलेगा, इसकी वजह से आपको फ्री टेस्टोस्टेरोन का लेवल बढ़ा हो जाएगा। और ये क्या इंडिकेट करेगा, यहाँ पे हायरसुटिज्म और यहाँ पे एक्ने को। यहाँ पे पैथोफिजियोलॉजी ये तो आपने देख लिया, ठीक है। उसके बाद कॉम्प्लिकेशन की अगर हम बात करें तो यहाँ पे आपको इनफर्टिलिटी देखने को मिलेगी, टाइप 2 डायबिटीज़ मेलाइटिस, इंडोमेट्रियल हाइपरप्लेशिया, और या फिर कैंसर भी देखने को मिल सकता है। यहाँ पे डिसलिपिडीमिया, यहाँ पे हाइपरटेंशन, उसके साथ साथ यहाँ पे कार्डियोवैस्कुलर रिस्क भी देखने को मिलेगा, और यहाँ
पे डिप्रेशन और एंजाइटी। यहाँ पे पॉलीसिस्टिक ओवरी सिंड्रोम की बात है, इंसुलिन रेजिस्टेंस हो जाएगा, उसकी वजह से यहाँ पे इंसुलिन का लेवल बढ़ जाएगा। इंसुलिन का लेवल बढ़ने की वजह से आपको यहाँ पे एंड्रोजन का लेवल भी बढ़ जाएगा, हिर्सुटिज्म भी होगा, यहाँ पे हाइपरगोनेडिज्म भी देखने को मिलेगा, यहाँ पे इनफर्टिलिटी भी, इंडोमेट्रियल कैंसर भी, एक्ने भी और यहाँ पे डिप्रेशन भी आपको देखने को मिला। मैनेजमेंट की अगर हम बात करें तो सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ पे लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन, सबसे पहले वेट लॉस। यहाँ पे वेट गेन जो है ना, ये मेन कॉमन कॉज होता है मैक्सिमम डिजीजेस के लिए, तो आप ये याद रखेंगे कि आपको कम से कम वेट रखना है। इंप्रूव ओवुलेशन और यहाँ पे इंसुलिन सेंसिटिविटी, यहाँ पे एक्सरसाइज और डाइट क्या है, यहाँ पे फर्स्ट लाइन। मेंस्ट्रुअल इरेगुलरिटीज़ भी आपको देखने को मिलेगी। कंबाइंड ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव्स आप यूज़ कर सकते हैं रेगुलर साइकिल के, और यहाँ पे रिड्यूस करेगा किसको, यहाँ पे एंड्रोजन को, क्योंकि इंसुलिन रेजिस्टेंस हो गया तो ये क्या करेगा, आपका एंड्रोजन के लेवल को जो है बढ़ा देता है। तो यहाँ पे सबसे पहले आपको क्या करना है, यहाँ पे रिड्यूस करना है एंड्रोजन के लेवल को। हिर्सुटिज्म और यहाँ पे हाइपर एंड्रोजनिज्म भी आपको देख, तो इसके लिए आप क्या देखेंगे, यहाँ पे जो है यहाँ पे एंटी एंड्रोजन, इसमें आपका स्पाइरोलेक्टोन्स और यहाँ पे फेनेस्टाइड होते हैं जो कि यूज्ड विद यहाँ पे कॉन्ट्रासेप्शंस। उसके बाद यहाँ पे एफ्लोनिथीन क्रीम भी जो है, जो कि क्या है, यहाँ पे लेज़र हेयर रिमूवल के लिए भी आती है। देन बात हम बात करें इनफर्टिलिटी की, तो यहाँ पे ओवुलेशन इंडक्शन लेट्रोजोल देते हैं जो कि फर्स्ट लाइन होता है। उसके बाद कोमिफेन सिट्रेट एंड गोनाडोट्रोपिन्स, और यहाँ पे मेटफॉर्मिन दे सकते हैं, स्पेशली इफ़ इंसुलिन रेजिस्टेंस और ओबीस। अगर पेशेंट मान लीजिए यहाँ पे इंसुलिन से रेजिस्टेंट है या फिर जो है आपका यहाँ पे ओबीस है, तो उस कंडीशन में आपको यहाँ पे ज़रूर आपको मेटफॉर्मिन जो है वो देना है। देन आफ्टर हम बात करें यहाँ पे मेटाबॉलिक रिस्क की, तो मेटाबॉलिक रिस्क में यहाँ पे स्क्रीन फॉर डायबिटीज़ एंड लिपिड प्रोफाइल, और यहाँ पे आपको क्या करना है, यहाँ पे मेटफॉर्मिन इफ़ इम्पेयर्ड ग्लूकोज टॉलरेंस, और यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे इंसुलिन रेजिस्टेंस हो तो ठीक है। उसके बाद हम बात करेंगे यहाँ पे कि यहाँ पे जो है पीसीओएस का यहाँ पे फिनोटाइप, जो कि मोस्ट कॉमन कौन सा होता है, टाइप 1। देखो टाइप 1 के केस में आपको यहाँ पे हाइपर यहाँ पे एंड्रोजनिज्म के साथ साथ यहाँ पे पीसीओ मॉर्फोलॉजी और यहाँ पे एनोवुलेशन भी देखने को मिलेगा। यहाँ पे टाइप 2 में सिर्फ आपको हाइपर एंड्रोजनिज्म और यहाँ पे एनोवुलेशन भी देखने को मिलेगा। इस वजह से जो है आपका टाइप 1 जो है मोस्ट कॉमन होता है। देन टाइप 3 की बात करें तो इसमें आपको यहाँ पे हाइपर एंड्रोजनिज्म और यहाँ पे पीसीओ मॉर्फोलॉजी देखने को मिलेगी, और टाइप 4 में सिर्फ आपको यहाँ पे एनोवुलेशन के साथ साथ यहाँ पे पीसीओ मॉर्फोलॉजी जो है वो आपको देखने को मिलेगी। तो ये था आपका यहाँ पे गायनेकोलॉजी का रैपिड रिवीजन पार्ट 1, और हम सेकंड पार्ट में जो बात करेंगे कार्सिनोमा ऑफ कैंसर की। होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग, कीप सपोर्टिंग एंड हैव ए नाइस डे।